ओके, मान लो हमारे पास एक लाइन है L1, ठीक है, और दूसरा लाइन है L2। तो L1 मान लो यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका जो है अल्फ़ा 1 है, मतलब कि इसका जो स्लोप होगा M1 tan अल्फ़ा 1 होगा, और L2 जो इसका स्लोप M2 वो tan अल्फ़ा 2 होगा। तो ये दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालना है? ठीक है, तो जब भी दो लाइन के बीच में है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तो इसके बीच में दो एंगल्स हम लोग बोल सकते हैं। मतलब एक ये वाला एंगल हो गया है ना, और ये इक्वल एंगल हो जाएगा, और फिर दूसरा जो है वो ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, एक जो है एक्यूट है, दूसरा जो है ऑब्ट्यूज है ना। तो इसको अगर थीटा बोलते हैं तो ये प्लस ये 180 होना चाहिए, तो ये जो है पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो फंडा क्या है कि अगर मान लो एक जो है लाइन, उसका स्लोप मान लो M1 है, दूसरा जो है उसका स्लोप M2 है, तो दोनों के बीच में अगर हम लोग को एक्यूट एंगल चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 + M1 M2। ठीक है, तो यहाँ से ये मॉड ले रहे हैं, मॉड्यूलस ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। पॉजिटिव आएगा मतलब थीटा जो है फिर 0 से लेके 90 के बीच में रहेगा, है ना। तो एक्यूट एंगल हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर एक्यूट एंगल जैसे ही आ गया तो फिर ऑब्ट्यूज निकालने के लिए पाई माइनस थीटा कर दिया। ठीक है, ये आ कैसे रहा है अगर देखना है तो, ये अल्फ़ा 1 हो गया, ये थीटा हो गया, इसको अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 1 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा 2। तो थीटा जो है अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, दोनों साइड टेंजेंट टेन ले लो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, फिर इसका लगा दो टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 + tan A × tan B। तो ये आ जाएगा M2 - M1/1 + M1 × M2। ठीक है, इस केस में क्या देख सकते हैं कि M1 M2 अगर -1 हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, तो फिर समथिंग डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। लेकिन ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा कि अगर M1 M2 -1 है तो उसका मतलब क्या है, दोनों लाइन्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है। तो वो तो वहीं से हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर हो गया, तब फिर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी क्लियर कट सिंपल फंडा है कि दो लाइन से M1 M2 स्लोप दिया हुआ है, तो उसका मॉड्यूलस निकालो इस चीज़ का, M2 - M1/1 + M1 M2। उसका tan इनवर्स अगर हम लोग लेंगे तो जो एंगल आएगा वो एक्यूट एंगल आ जाएगा, और फिर अगर ऑब्ट्यूज निकालना है तो फिर पाई माइनस वो कर दो। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। और जब भी मेरा वीडियो देखते हो तो पेन नोटबुक लेके बैठो, वीडियो पॉज करो, खुद से नोट्स बनाओ, पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर जो है सोल्यूशन देखो। तो इसमें क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट्स, तो एक ये हो गया A -2 1, दूसरा ये हो गया B2 3, और फिर तीसरा ये C -2 4। देन फाइंड द एंगल बिटवीन BA एंड BC। तो BA ये हो गया, BC ये हो गया, तो बस इसका स्लोप निकाल लो, y2 - y1/x2 - x1। ठीक है, तो 1/2 आना चाहिए। ठीक है, तो BA का स्लोप है ना, तो y2 - y1 या फिर 1 - 3, ये किया हम लोगों ने, -2 और फिर -2 - 4। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना खुद से। फिर यहाँ पर दिस माइनस दिस, तो -4 -3 -7 -2 -2, तो इसका स्लोप आ गया। तो M1 आ गया, M2 आ गया, दोनों के बीच में पहले एक्यूट एंगल हम लोग निकालते हैं, तो फिर मॉड ऑफ जो भी M2 - M1/1 + M1 M2, तो दिस माइनस दिस बाई 1 + दिस इंटू दिस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 2/3 आ गया। तो फिर एक्यूट एंगल हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स 2/3। ठीक है, और फिर दूसरा जो एंगल होगा पाई माइनस दिस। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस, x + 2y + 3 = 0। ठीक है, x + 2y + 3 = 0, और फिर 4x - 2y + 9 = 0। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम लोग स्लोप इसका सोचते हैं तो क्या होगा, 1 - 1/2, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 2। तो 2 × -1/2 -1, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये देख के पहचान में आना चाहिए कि अगर x + 2y लिखा हुआ है यहाँ पर 4x - 2y, तो फिर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, उस हिसाब से जो है समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि मान लो हमारे पास एक लाइन दिया गया है L, ठीक है, जिसका कि स्लोप M है। ठीक है, तो स्लोप M है मतलब क्या है कि मान लो कि वो अल्फ़ा एंगल, यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसका अल्फ़ा है, तो M जो है tan ऑफ अल्फ़ा है। अब क्या बोला जा रहा है कि हम लोग को ऐसा लाइन चाहिए जो कि इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर एक, अगर ये लाइन L है, ठीक है, अगर मैं इसको थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में जाऊँ तो एक लाइन मेरे को मिल जाएगा L1, और अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊँ तब मेरे को ये एक दूसरा लाइन मिल जाएगा L2। ठीक है, तो ये लाइन L1 का स्लोप क्या होगा, लाइन L2 का स्लोप क्या होगा। ठीक है, वो हम लोग को निकालना है। अगर मेरे को ये जो लाइन L है इसका स्लोप मेरे को पता है M, और फिर मेरे को ये निकालना है कि
इससे जो भी लाइंस, जो दो लाइंस है हमारे पास जो कि थीटा एंगल बना रहे हैं, तो वो उनका स्लोप्स क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि ये अगर अल्फ़ा एंगल बना रहे हैं यहाँ पर और थीटा हम लोग और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये जो लाइन L1 है ये कितना एंगल बनाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा। तो इसका जो टेंजेंट होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा, तो बस tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan अल्फ़ा क्या है हमारा, m है ना, गिवन लाइन का स्लोप, तो m प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस m tan थीटा। खुद से करो, समझ में आ जाना चाहिए। फिर ये जो लाइन L2 है, तो ये अल्फ़ा है, हम लोग थीटा यहाँ पर क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो ये टोटल पूरा अल्फ़ा है, ये थीटा, तो ये कितना अल्फ़ा माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका स्लोप निकालने के लिए tan ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा, तो m माइनस tan, मतलब tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो m माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस m tan थीटा। ठीक है, तो अगर बोला जाए तो क्या हो रहा है, स्लोप्स ऑफ लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ अ गिवन लाइन ऑफ स्लोप m। तो एक लाइन है उसमें का दिया गया कि स्लोप m है, और फिर इसके साथ हम लोग को जो दो लाइंस थीटा एंगल बना रहे हैं उनके स्लोप्स चाहिए। तब फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो भी स्लोप है, तो एक बार यहाँ पर अगर हम लोग प्लस ले रहे हैं तो नीचे में माइनस है ना, तो m प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस m टेन थीटा। ठीक है, फिर सॉरी यहाँ पर जो है m छूट गया है ना, तो m यहाँ पर डाल लेना। फिर अगर हम लोग यहाँ पर माइनस ले रहे हैं तब फिर यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, तो m माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस m टेन थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग लिख सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये लाइन मान लो दिया हुआ है ना, इसका स्लोप दिया हुआ है 3/2, तो माइनस 3 बाई माइनस 2, तो वो 3/2 हो गया स्लोप इसका। अब हम लोग को क्या चाहिए कि वो लाइंस चाहिए जो कि इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो ऐसे दो लाइंस मेरे को मिल जाएगा, तो एक इधर जाएगा ये 60 डिग्री, इधर एक इधर जाएगा, है ना। तो m1 m2 क्या हो जाएगा, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तब फिर दिमाग में वही सोचो कि ये अल्फ़ा बना रहा है, ये थीटा प्लस अल्फ़ा बनाएगा, तो tan अल्फ़ा प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan थीटा, है ना। तो दिस प्लस दिस बाई 1 माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, फिर एक बार क्या हो जाएगा, अल्फ़ा पूरा ये 60 है, तो अल्फ़ा माइनस 60, तो tan अल्फ़ा माइनस tan 60, तो 3/2 माइनस √3, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/2 इंटू √3। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार प्लस लो तो m1 आ जाएगा, एक बार माइनस लो तो m2 आ जाएगा। तो बस ये दो लाइंस के स्लोप जो है वो हम लोग को मिल जाएगा काफ़ी आसानी से। तो ये सब जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें मान लो ये बोला जा रहा है कि लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि सारे एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो जाएंगे, और वर्टिसेस दिया हुआ है 1 2। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ बेस, तो इसका इक्वेशन मेरे को दिया है x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, कैसे सोच सकते हैं कि ये जो बेस है मेरा, ठीक है, इसका स्लोप मेरे को पता है ना, -1 बाई -2, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा 1/2, तो स्लोप इसका मेरे को पता है। अब ये ए बी और ए सी क्या है, ये बस दो लाइन्स है जो कि इसके साथ 60 डिग्री बना रहे हैं, है ना। तो ये अगर बी सी है मेरा, ये अगर बी सी है, तो अगर मैं क्लॉकवाइज यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चले जाऊँ तब फिर मेरे को ये ए बी का मिल जाएगा, और इसी में अगर मैं क्लॉकवाइज चले जाऊँ 60 डिग्री इधर घूम जाऊँ तो फिर ये जो ये मेरे को इधर ये ए सी वाला जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बस हम लोग को फिर से वही सेम चीज़ निकालना है कि जो इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा m प्लस tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस m इंटू tan 60 डिग्री, और फिर m माइनस tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू tan 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका स्लोप आ जाएगा ए बी का। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिया तो इसका स्लोप आ गया, माइनस लिया तो ए सी का इधर स्लोप आ गया। ठीक है, तो अब स्लोप मिल गया मेरे को इसका, और ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, फिर इस इधर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक पैरामेट्रिक फॉर्म देखा था जिसमें हम लोगों ने टी अज्यूम कर लिया था x को, और फिर y वहाँ से निकाल लिया था, है ना। तो वो एक टाइप का पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग एक दूसरे टाइप का भी पैरामेट्रिक फॉर्म ले सकते हैं।
ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ यूज़ करने से जो है आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि मान लो हम लोगों ने कोई भी पॉइंट लिया ये लाइन पर एच कॉमा के, ठीक है, ये हमारा लाइन दिया गया है और ये लाइन का मान लो कि हमें स्लोप पता है। तो स्लोप पता है मतलब कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेरे को यहाँ पर पता है कुछ थीटा है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट मैंने लिया एच कॉमा के, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये अगर थीटा है तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ फिर यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा, ये थीटा होगा। और फिर इससे जो है मैं आर डिस्टेंस ले रहा हूँ, मतलब ये जो पॉइंट है एच कॉमा के, इससे मैं आर डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी पॉइंट पी। तो ये अगर आर है तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम वाला आर कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तब फिर यहाँ तक कितना है, एच है ना, ये पॉइंट का, तो ये यहाँ तक एच, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर एच है, तो एच प्लस आर कॉस थीटा है ना। तो ये पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच प्लस आर कॉस थीटा। और फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कि यहाँ तक जो है के है और फिर के प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्म में भी जो है पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी पॉइंट हमारा दिया गया एच कॉमा के और फिर स्लोप हमें पता है थीटा, ठीक है। तो सॉरी, स्लोप पता है tan थीटा, तो वहाँ से हम लोग cos थीटा साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो फिर ये पॉइंट अगर h है तो फिर h प्लस आर कॉस थीटा और फिर k प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये r जो है हम लोग यहाँ पर पैरामीटर है हम लोगों का, ठीक है। और r क्या है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर इससे हम लोग ऊपर जाते हैं तब फिर r को हम लोग प्लस ले सकते हैं, इससे अगर इधर जाते हैं तब फिर r को माइनस ले सकते हैं। तो r जैसे जैसे वेरी करेगा तो ये लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो जो है हम लोग को सारा मिल जाएगा। और r क्या है, ये पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। तो r इज एल्जेब्रिक डिस्टेंस, दैट इज r इज पॉजिटिव व्हेन टेकन अबव द गिवन पॉइंट एंड r इज नेगेटिव व्हेन टेकन बिलो द गिवन पॉइंट। अब इसमें फंडा क्या है, और एक चीज़ कि थीटा जो है जीरो से लेके पाई के बीच में लाई करेगा, है ना। ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो थीटा हम लोगों ने जीरो से लेके पाई के बीच में, ठीक है। तो जीरो से लेके पाई के बीच में मतलब क्या कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब tan थीटा अगर मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ भी tan थीटा अगर जो भी दिया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है। तो tan थीटा मतलब क्या कि मेरे को ये पता रहेगा, ये पता रहेगा। तो मान लो कि ये कुछ भी a बाई बी दिया हुआ है, तो ये अगर a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, तो फिर ये हम लोग निकाल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग जब साइन थीटा लिखेंगे और कॉस थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम लोग को साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा का क्या है कि थीटा जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो इसमें तो हम लोग को बस पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। लेकिन कॉस थीटा में क्या है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो फिर कॉस पॉजिटिव रहेगा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तब फिर कॉस जो है नेगेटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन tan के साथ भी सेम फंडा है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये एंगल तो पॉजिटिव रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो tan जो है नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा tan थीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो cos थीटा का जो वैल्यू लेंगे वो भी ग्रेटर देन जीरो लेंगे, और अगर tan थीटा लेस देन जीरो है तो फिर cos थीटा का जो वैल्यू लेंगे वो भी हम लोग लेस देन जीरो लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी देर में जो है एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये लाइन हम लोग को दिया गया है, मान लो x माइनस रूट थ्री वाई प्लस टू माइनस थ्री रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी ये पॉइंट है 2,3, तो इसको यहाँ पर डाल के देख सकते हो। तो x को 2 डालेंगे, y को 3 डालेंगे, तो 2 माइनस थ्री रूट थ्री, तो ये 2 माइनस थ्री रूट थ्री, अच्छा तब तो ये इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस प्लस कर देते हैं, है ना। तब इसको अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस थ्री रूट थ्री, फिर 2 और 2 कैंसिल, फिर माइनस प्लस, ठीक है। तो ये लाइन दिया गया है मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस 4 फ्रॉम P, ठीक है। तो ये P से जो है 4 यूनिट का डिस्टेंस पर हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कर बोलेंगे कि जो भी हमारा पॉइंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि लेट इट बी H
प्लस माइनस आर कॉस थीटा, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक बार अगर हम लोग इस तरफ जाते हैं तब फिर हम लोग +4 लेंगे, और इस तरफ जाएंगे तब फिर हम लोग -4 लेंगे, है ना। तो h प्लस आर कॉस थीटा, h माइनस आर कॉस थीटा, k प्लस आर साइन थीटा, k माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। तो h यहाँ पर क्या है, ये दिस 2, फिर प्लस माइनस जितना डिस्टेंस जाना है 4 कॉस थीटा, फिर 3 प्लस माइनस 4 साइन थीटा, ठीक है। तो इस केस में स्लोप जो है वो हम लोग को पता है -1/-√3, है ना। तो 1/√3, तो tan थीटा अगर 1/√3 है तो बस ये 1 हो गया, ये √3 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा। तो इस केस में ये पॉजिटिव था, साइन थीटा जो है हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे 1/2, और कॉस थीटा जो है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कॉस थीटा भी √3/2 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो बस यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू डाल दो, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू डाल दो, तो ये हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हम लोग को मिल जाएंगे। अब इसी केस में मान लो ऐसा रहता कि स्लोप जो है -1/√3 रहता, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं कि फिर से हम लोग सेम चीज़ लेंगे कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, यहाँ पर बस मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, कि ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, तो ये 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर जब साइन थीटा लिखेंगे तब तो फिर बस 1/2, है ना, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि थीटा जो है 0 से लेके पाई के बीच में, है ना। अब इस केस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा कि क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है तो फिर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो कॉस थीटा भी नेगेटिव होना चाहिए, तो कॉस थीटा जो है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये ध्यान में रखना है। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेम चीज़ हम लोगों ने वो टी वाला जो पैरामेट्रिक फॉर्म था वो यूज़ करके किया था। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग ये जो अभी हम लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म देखा वो यूज़ करके करेंगे। तो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम a 2,1 टू दिस x + 2y + 8 = 0, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, -1/2, ये इसका परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2, है ना। तो 2 अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या है कि tan थीटा जो है वो 2 है, तो साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में ले सकते हैं कि ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 + r cos थीटा, है ना। तो cos थीटा 1/√5, तो 2 + r/√5, और फिर 1 + r साइन थीटा, तो 1 + 2r/√5, तो ये b आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना। तो अब बस b इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर इसको डाल के सेटिस्फाई करवा दो, यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा, r आ गया, तो फिर यहाँ पर डायरेक्टली डाल के हम लोग जो है ये पॉइंट b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जब ये हम लोग h + r cos थीटा या फिर k + r sin थीटा ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये मत कंफ्यूज हो जाना कि प्लस माइनस, है ना। क्योंकि r जो है वो वेरिएबल है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उससे जो है सारा पॉइंट्स जो है वो कवर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी काम आ सकता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको जब 3D पढ़ोगे तब भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड, तो और एक चीज़ मैं बोल दूँ कि स्ट्रेट लाइन और 3D में बहुत सिमिलैरिटी है। जैसे स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं, ax + by + c = 0। 3D में जाके प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax + by + cz + d = 0, ठीक है। तो वो भी लीनियर इक्वेशन ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर बस एक डायमेंशन जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बस एक्स वाई में 2 डायमेंशन में डील कर रहे हैं, वहाँ पर एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन आ जाएगा। तो जो भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हो वो सारा चीज़ प्लेन में जो है रिपीट होगा, बहुत सारा चीज़। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P1,3 फ्रॉम लाइन दिस 2x - 3y + 9 = 0, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गया, ये P1,3, लेकिन डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग अ लाइन दिस x - y + 1 = 0। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर बस हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं कोई भी पॉइंट से कोई लाइन का डिस्टेंस, तब तो फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो और वो परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस आया है वो हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस तो चाहिए लेकिन परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए। ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिया गया है x - y + 1, इसके डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं, मतलब कि ये लाइन है, इसका कुछ स्लोप होगा, है ना, कुछ इस टाइप से होगा, तो इसी के पैरेलल में अगर हम लोग जाएंगे तो जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हम लोग को चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ से एक लाइन जाएगा,
ठीक है, जिसका कि स्लोप जो है इसके इक्वल होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल है तो स्लोप जो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्लोप, -1/-1, तो 1 हो जाएगा स्लोप। तो या तो ऐसे कर सकते हैं कि इसका स्लोप पता चल गया, ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y-y1 = m x-1। तो फिर वो इक्वेशन आ जाएगा, फिर दोनों इक्वेशन को जो है वो इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, और फिर ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा, फिर ये यहाँ से डिस्टेंस निकालो, तो फिर डिस्टेंस लगा के वो आ जाएगा। तो वो एक करने का तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका अभी जो हम लोगों ने किया, तो वो कैसे करेंगे कि ये P1,3 है, तो हम लोग सोचेंगे कि अब इसका स्लोप तो मेरे को पता है, ये पॉइंट मेरे को पता है, इसके ऊपर हम लोग जनरल पॉइंट लिख सकते हैं अब, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं कि स्लोप क्या है इसका 1, तो टेन थीटा जो है वो 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये √2 हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव है तो फिर कॉस थीटा को भी पॉजिटिव लेंगे, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2। तो हम लोग जनरल पॉइंट को क्या लिख सकते हैं कि 1 + r कॉस थीटा, है ना, तो 1 + r/√2, फिर दिस 3 + r साइन थीटा, तो 3 + r/√2। अब जैसे ये आ गया तो ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दो, तो सेटिस्फाई करवाओगे तो r जो है ये हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो काफ़ी आसानी से जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो जब भी इस टाइप से रहेगा कि पॉइंट पता है, स्लोप हम लोग को पता है, और फिर हम लोग को कुछ डिस्टेंस के साथ हम लोग डील करने की, उस पॉइंट से डिस्टेंस इस टाइप से, तब फिर हम लोग जो है ये दिमाग में थोड़ा चमकना चाहिए, ठीक है, कि इस टाइप से कर सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होते रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लो ये मेरा एक लाइन है ना, और फिर कोई एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट क्या होगा, या तो इस लाइन के ऊपर लाई कर सकता है, या फिर मतलब इस लाइन पर लाई कर सकता है, या फिर उससे ऊपर, या फिर उससे नीचे, है ना। हम लोग बस एक प्लेन को कंसिडर कर रहे हैं। तो वही हम लोग को पता लगाना है कि वो पॉइंट जो है, या फिर मान लो कि दो पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, तो दोनों पॉइंट्स क्या हो सकता है, ये अगर लाइन है तो दोनों पॉइंट सेम साइड में लाई कर सकता है, या फिर एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, है ना, ऑपोजिट साइड में वैसा लाई कर सकता है। तो वो हम लोग को पता लगाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो मान लो हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है, x + y = 2, और फिर हम लोग अलग अलग पॉइंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो x + y - 2 है, इसको हम लोग L बोल रहे हैं, ठीक है। ये तीन जो मैं इस टाइप से जो लिख रहा हूँ, तो ये मतलब क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब एक्स वाई का हर वैल्यू के लिए दोनों साइड मतलब सेम ही चीज़ को जो है हम लोग अलग तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो बार बार ये x + y - 2 ना लिखना पड़े, इसके लिए L लिख दिया, ठीक है। और फिर L = 0 अगर बोल रहे हैं, मतलब कि x + y - 2 = 0 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन को मान लो हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करें, L = 0, है ना। तो ये जो L का एक्सप्रेशन है x + y - 2, तो इसमें क्या होगा कि जो भी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो जैसे 1,1, तो 1,1 रखेंगे तो क्या हो गया यहाँ पर कि 1 + 1 2, 2 - 2 0, है ना। तो ये जो है 0 आएगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा इस चीज़ को। तो जो भी पॉइंट इसके इस पर लाई करेंगे, इस लाइन पर लाई करेंगे, है ना। अब मान लो कि मैं कोई एक पॉइंट इधर लेता हूँ 1,3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 3 4 - 2, तो ये > 0 आ जाएगा, है ना। अगर मैं इधर कोई पॉइंट ले लेता हूँ मान लो 3,1, तो फिर क्या हो जाएगा 3 + 1 4 - 2, तो वो भी > 0, ठीक है। ये सेंस भी बन रहा है, क्यों, क्योंकि 1,1 जो है यहाँ पर 0 आ रहा है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और फिर हम लोग y का जो है उसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये सॉर्ट ऑफ यहाँ पर 0 हो जा रहा है, फिर y का वैल्यू हम लोग और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली > 0 होगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x का कोएफिशिएंट जो है वो मतलब पॉजिटिव है, तो y वाला सारे वैल्यू सेम रख रहे हैं, और x वाला वैल्यू जो हम लोग बढ़ा रहे हैं 1 से 3, है ना। तब फिर ये > 0 है। फिर ये 2,2 जो है ये भी > 0 है, ठीक है। x और y हम लोग दोनों को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। और फिर मान लो हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं कि 1,1 ये 0 है ना। फिर इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और फिर हम लोग इसका भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और फिर हम लोग इसको जो घटा रहे हैं y को, है ना, तो ये <0 हो जाएगा। तो 1 + 0 - 2, ठीक है, तो 1 - 2 तो <0। फिर -3,1 मतलब कि 1 मतलब y को सेम रख रहे हैं, x को जो है और घटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तब फिर ये फिर से <0, ठीक है। फिर -2 - 2 इसके लिए भी <0। लेकिन इसमें देखने वाली क्या बात है कि ये पॉइंट्स
ये लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए सारा ज़ीरो हो गया। ये इस साइड जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उसके लिए सेम साइन आ रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो, और फिर इस साइड जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इसके लिए सेम साइन आ रहा है लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा या फिर नीचे लेस देन ज़ीरो आएगा, वैसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बस ये है कि जितने भी पॉइंट्स एक साइड में लाई कर रहे हैं उनका साइन जो है सेम आएगा। ठीक है, वो ज़रूरी है। तो बस और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ सेम चीज़ का। मान लो x प्लस वाई माइनस टू है ना, तो हम लोगों ने मान लो कि ये सारे को इस साइड लेके चले गए, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो सेम चीज़ में हम लोग इसको l बोल सकते हैं, है ना, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू, ये हमारा लाइन। तो फिर से 1,1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब लेकिन मैं 1,3 लेता हूँ, है ना, तो मैं y का जो ये है वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, है ना, तो y का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो उसके कारण फिर ये क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर मैं 3,1 यहाँ पर भी नेगेटिव है तो इसका बढ़ा रहा हूँ तो ये फिर से लेस देन ज़ीरो। ठीक है, 2,2 इसके लिए फिर से लेस देन ज़ीरो। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर नीचे में लेंगे तो यहाँ पर हम लोग घटा रहे हैं y का वैल्यू, मतलब नेगेटिव वाले को घटा रहे हैं, तब फिर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर भी ग्रेटर देन ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पर लेकिन फिक्स्ड क्या है कि एक साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं तो वो सारे के लिए सेम साइन आ रहा है ना। तो अगर हम लोग को ये बताना है कि सेम साइड में लाइक कर रहा है या फिर ऑपोजिट साइड में लाइक कर रहा है पॉइंट्स, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर सेम साइड में है ना, तो मान लो कि ये दोनों लेस देन ज़ीरो है, तो लेस देन ज़ीरो इंटू लेस देन ज़ीरो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ऑपोजिट साइड में तो लेस देन जीरो इंटू ग्रेटर देन जीरो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। ठीक है, तो कोई भी लाइन एल है और फिर कोई एक पॉइंट P1 दिया हुआ है, कोई पॉइंट P2 दिया हुआ है, और पूछा गया है कि सेम साइड में लाई कर रहा है ऑपोजिट साइड में लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि L ऑफ P1 निकालो, है ना, और फिर L ऑफ P2 निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम साइन के हैं या फिर दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हैं। अगर ये लेस देन जीरो आ गया तो उसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो उसका मतलब जो है ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है हम लोग इसको बोल सकते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि मान लो हमारे पास ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें एल को जो हम लोगों ने ये बोल दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो इस केस में मान लो हमारे पास ये दो पॉइंट्स है अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बीटा टू। ठीक है, तो दोनों सेम साइड में लाई कर रहा है, तो अगर मैं एल अल्फ़ा वन निकालता हूँ, एल अल्फ़ा वन बीटा वन निकालता हूँ, एल अल्फ़ा टू बीटा टू निकालता हूँ, दोनों सेम साइन के आएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। और अगर मैं ये दोनों को लेता हूँ तो इसमें भी सेम साइन आएगा, है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो पॉइंट्स लाइंग ऑन दी सेम साइड, है ना। अगर ऑपोजिट साइड है तो इसका मतलब क्या होगा, एक किसी के लिए ग्रेटर देन जीरो आएगा दूसरे के लिए लेस देन जीरो आएगा, तो एल अल्फ़ा वन बीटा वन इंटू एल अल्फ़ा फोर बीटा फोर जो है लेस देन जीरो हो जाएगा। फिर ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं तो इसके लिए भी लेस देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान है कि जो भी लाइन दिया हुआ है उसका ये एल लिखो, मतलब सारे जीरो को एक साइड रखो और फिर सारे को एक साइड लेके आओ, है ना, तो उसके लिए एल लिखो। तो जो भी पॉइंट P1 दिया हुआ है उसके लिए एल P1 निकालो, फिर जो भी पॉइंट P2 है उसके लिए निकालो। अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम साइन के हैं, मतलब कि सेम साइड पर लाई कर रहे हैं। अगर ये लेस देन जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट साइड, है ना, तो ये ऑपोजिट साइड हो गया, ये जो है सेम साइड हो गया। इस हिसाब से जो हम लोग कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। तो ये लाइन दिया गया है तो 2x प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स, और फिर एक ये पॉइंट हो गया एक ये पॉइंट हो गया, तो दोनों ऑपोजिट साइड। तो क्या करना है कि L निकालो इसका, है ना, इस पॉइंट पर, तो 2 अल्फ़ा प्लस थ्री टाइम्स 2 प्लस अल्फ़ा माइनस सिक्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर L में इसको रख दो, है ना, तो 2 टाइम्स दिस 3 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सिक्स इज लेस देन जीरो। तो बस हमारे पास अल्फ़ा में जो है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक आ जाएगा, और फिर उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 6 और 6 यहाँ पर कैंसिल होगा, तो 5 अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से 3, और फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2। ठीक है, तो 5 3 5 पॉजिटिव है तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से, दोनों साइड डिवाइड कर दिया वैसे बोल सकते हैं। और फिर अल्फ़ा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 है, तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो वहाँ से अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा प्लस 2 प्लस टाइम्स
अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 1 इज़ लेस दैन 0। तो आई होप ये सब आप लोग को सॉल्व करना आता होगा ये सब, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है फिर हम लोगों ने रूट्स को लिख दिया है ना, कि अल्फ़ा का रूट यहाँ पर 0 है तो 0, फिर यहाँ पर -2 है तो -2 और फिर इसका 1, ठीक है। तो सबसे राइट साइड में, एक्सट्रीम साइड में पॉजिटिव, फिर साइन चेंज होते जाएगा क्योंकि कहीं सारे में ऑड पावर्स हैं, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो लेस देन 0 हम लोग को चाहिए, तो ये इंटरवल हो गया एक तो -∞ से लेके -2, और फिर ये इंटरवल 0 से लेके 1। अगर ये सब सॉल्व करने नहीं आता है तो मेरा जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो वीडियोस है जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ वगैरह सॉल्व करते हैं वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन मैं बोलूँगा आप लोगों को एक बार ट्राई करो कैसे करना है, सोचो कम से कम। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट, और फिर खुद से कोशिश करना। जो लोग भी एडवांस का तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो पूरा करेंगे ही, और मेंस वालों का थोड़ा सा आप कम से कम लॉजिक समझ लो कि इसको क्या करना है। तो इसमें क्या बोले, डिटरमाइन ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा फॉर विच दिस पॉइंट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल्स फाउंड बाय दिस लाइन, ठीक है। तो मान लो एक ये लाइन हो गया 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर मान लो ये दूसरा लाइन हो गया x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और फिर ये तीसरा लाइन हो गया 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये मान लो L1 बोल रहा हूँ, ये L2 बोल रहा हूँ, ये L3। तो इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता है, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना। फिर ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, ये दोनों का हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर जो है ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है, तो मान लो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो लाइन L3 है इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है दोनों सेम साइड में लाई करेगा। तो L3 का जो भी इक्वेशन है उसमें ये कोऑर्डिनेट को डालो, मल्टीप्लाइड बाय इसको डालो, तो उनका साइन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट का जो साइन है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वहाँ से अल्फ़ा का इनइक्वालिटी आएगा। फिर ये वाला जो पॉइंट है तो वो ये जो L2 है इसके रिस्पेक्ट में ये और ये सेम साइड में है, तो L2 में इसको डालो मल्टीप्लाइड बाय इसको डाल के करो, तो दोनों जो है ग्रेटर देन 0 आना चाहिए प्रोडक्ट, है ना। तो वहाँ से अल्फ़ा का इनइक्वालिटी आ जाएगा। फिर ये जो L1 है इसके रिस्पेक्ट में सॉरी फिर ये जो L1 लाइन है इसके रिस्पेक्ट में ये वाला और ये वाला जो है सेम साइड में लाई करना चाहिए, तो L1 में इसको डालो मल्टीप्लाइड बाय इसको डाल के करो, तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, है ना। तो वो सारे तीनों से जो भी आएगा अल्फ़ा का कंडीशंस वो सारे का इंटरसेक्शन लो, तो फाइनल जो कंडीशन आएगा वो अल्फ़ा का आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो सेम चीज़ को बोलने का क्या तरीका है कि अगर मान लो ये जो लाइन L1 है उसमें मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट को डाला और कुछ साइन आ गया, या तो ग्रेटर देन 0 आया या फिर लेस देन 0 आया, तो उसको हम लोग अलग से क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको उसमें डालूंगा तब फिर सेम साइन आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो सारा सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने सोल्यूशन यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। तो डिटेल में सोल्यूशन जो है यहाँ पर देख सकते हो कैसे करते हैं, लेकिन लॉजिक वही है कि ये लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, ये लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, और ये अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर जो है ये ट्राइंगल के अंदर में लाई करना चाहिए, है ना। तो अंदर में लाई करना चाहिए मतलब ये लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है सेम साइड में होना चाहिए। तो पहले ये पॉइंट डाल के इसमें देख लो क्या साइन आ रहा है, तो जो साइन आएगा सेम साइन जो है इसके साथ आना चाहिए, है ना। या फिर जैसे मैंने बोला कि इसको डालो मल्टीप्लाई करो, वो जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ को कहने का दो अलग अलग तरीका है वो, ठीक है। फिर इसके लिए भी करो, इसके लिए भी करो, फिर तीनों कंडीशंस करके जो भी फाइनल वैल्यू आएगा तो लास्ट में जो है ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो जो लोग भी जेई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये पूरा प्रोसेस को अच्छे से करो। और ऑब्वियसली मेंस में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मेंस के लिए कम से कम ये फंडा आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए ना कि इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो मेंस में जो है इसी का थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्सन जो है पूछा जा सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट 0 अल्फा लाइज ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस दिस, ठीक है। ये तीनों लाइन दे दिया। तो अब मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो फिर उतना लंबा प्रोसीजर नहीं होना चाहिए मोस्ट लाइकली, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या सोच सकते हैं कि इसको एक बार जो है प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो और ये 0 अल्फा मतलब क्या कि ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है,
है ना। तो इस टाइप से अगर हम लोग को कुछ मिल गया पोर्शन जो कि लाई कर रहा है ट्राइंगल के अंदर, तो बस उसका कोऑर्डिनेट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये लाइन अगर करेंगे y+3x+2 इक्वल टू 0, है ना, तो स्लोप इसका क्या है -3, तो कुछ इस टाइप से आएगा। या फिर एक बार x को 0 डालो तो y-2 आएगा, एक बार y को 0 डालो तो x-2/3 आएगा। तो लाइन जो है कुछ इस टाइप से जाएगा। फिर दूसरा ये 3y-2x-5 इक्वल टू 0, तो फिर y को 0 डालो तो x क्या आ जाएगा -5/2, x को 0 डालो y 5/3, तो लाइन जो है कुछ इस टाइप से जाएगा। फिर तीसरे में इसमें डालो, है ना, x को 0 डालो तो फिर 7/2 आएगा, y को 0 डालो तो x जो है 14, तो इधर कहीं, तो इस टाइप से जो है मेरा तीनों ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ एल्फ़ा सच दैट 0, तो 0, तो क्या होगा, वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, है ना। अब एल्फ़ा अगर 5/3 है तो वो ट्राइंगल पर लाई कर रहा है, तो लाइज ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो 5/3 ले सकता है। फिर 5/3 से लेके 7/2 के बीच में, मतलब यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ हैं ये सारे जो है ये ले सकता है ना। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लाई करेगा, तो ये इंटरवल में जो अगर रहेगा तब फिर ये जो ट्रायंगल के अंदर रहेगा। ठीक है, तो मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो एक लाइन दिया गया है और फिर एक कोई भी पॉइंट है, तो उसका डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो जब भी डिस्टेंस हम लोग बात कर रहे हैं, बस डिस्टेंस अगर बोला गया तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालना है, तो इसका पूरा डेरिवेशन अगर देखना है आप लोगों को, तो पूरा डेरिवेशन यहाँ पर देख सकते हो, खुद से कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। बस ये लाइन है, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये इसका x इंटरसेप्ट यहाँ पर निकाल लो, y को 0 डाल दो तो x आ जाएगा। फिर y x को 0 डाल दो तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 0, -c/b। फिर ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। इसका एरिया यहाँ पर निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो वहाँ से आ जाएगा, तो हाइट जो है हम लोग का pm होगा। तो अब ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो वहाँ से एरिया आराम से निकल जाएगा। जैसा हम लोगों ने देखा था, या तो डिटर्मिनेंट करो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, या फिर जो इस टाइप से हम लोगों ने बोला था कि x1 y1 लिखो, x2 y2 लिखो, x3 y3 लिखो। ये सब चीज़ हम लोगों ने पहले देख लिया, x1 y1, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये माइनस इस टाइप से लिखो, फिर इसका मॉड्यूलस लो, उसका हाफ लो, तो वो एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर बस एरिया को डाल दो, क्यू आर यहाँ से कैलकुलेट करके डाल दो, तो फिर फाइनल जो है फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो वो डेरिवेशन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो खुद से जो है यहाँ पर देख लो एक बार। ठीक है, तो लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा कि जो डी है, तो वो क्या होगा कि ये लाइन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी जो होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ, बस ये जो लाइन है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वहाँ पर आप x1 y1 को डाल दो, तो ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, इसका मॉड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल फंडा है। ठीक है, तो एंड में बस ये है कि ये लाइन है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको मैंने एल बोल दिया यहाँ पर, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, तो मॉड ऑफ, बस यहाँ पर डाल दो x1, यहाँ पर डाल दो y1, तो ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही निकालेगा बाहर, तो मॉड ऑफ स्क्वायर रूट, तो मॉड को हम लोग बस यहाँ पर लगा सकते हैं ना, मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई दिस थिंग। ठीक है, तो जो भी एल है वो उसको इवेल्युएट कर लो x1 y1 पर, है ना, फिर उसका मॉड लेके डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर x1 y1 ऑरिजिन हो गया, मतलब ऑरिजिन से हम लोग निकाल रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स 0 प्लस c, है ना, तो बस c बच जाएगा, तो मॉड c बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो तो हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म में भी देखा था कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू लेट्स से माइनस सी है, तो फिर दोनों साइड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो प्लस या माइनस उससे डिवाइड करना हो रहता था, और फिर हम लोग वहाँ से भी जो है इसको कर सकते हैं। अब मान लो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है, उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो एक मान लो ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, फिर इसके पैरेलल मतलब सेम ही रहेगा ये स्लोप, तो ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ पर भी रहेगा, बस ये वाला जो है कांस्टेंट ये चेंज हो जाएगा, प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो मान लो
कि यहाँ पर मैंने कोई भी एक पॉइंट बोल दिया x1 y1, है ना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कोई भी पॉइंट का अगर मैं लूँ इसके ऊपर और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तो इसका जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए वही डिस्टेंस होना चाहिए दोनों लाइन के बीच में। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बस यहाँ पर उसको डाल दो कि ax1 प्लस by1 प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ax1 प्लस by1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -c1, है ना। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बस ये जो कांस्टेंट वाला है मॉड ऑफ c2 माइनस c1 करो या फिर c1 माइनस c2 जो भी, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। या फिर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, तो ये भी सेम ही चीज़ हुआ। इसको हम लोग इस टाइप से सोच सकते हैं कि एम एक्स माइनस वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लिख सकते हैं। तो मान लो कि ये लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 4 है माइनस 26 इक्वल टू 0, फिर ये पॉइंट है 3 माइनस 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो बस यहाँ पर डाल दो 3 टाइम्स 3 माइनस 4 टाइम्स माइनस 5 माइनस 26 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर मॉड। ठीक है, तो यहाँ से d आ जाएगा 3/5। सिमिलरली मान लो ये दो लाइन्स पैरेलल लाइन्स हैं, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो d क्या आ जाएगा? 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस फिर ये माइनस 4 का स्क्वायर, है ना, तो 2/5। तो डिस्टेंस हम लोग जब भी बोलते हैं तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर बस ये बोला गया कि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑल्सो द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। मतलब कि इससे अगर कोई भी दूसरा यहाँ पर डिस्टेंस ले लोगे तो वो जो है इससे जो है बड़ा ही आएगा, है ना। क्यों? सोच सकते हो कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो हाइपोटेनियस जो है वो बड़ा ही रहेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर से, है ना। तो ये जो है मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन एल। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? लेट ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, 2 3 वर्टिसेज है और बी सी जो है बेस है 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये मान लो कि ए है, ये ए है, तो ये जो बॉटम है ये भी ए होना चाहिए। और इसका एरिया इक्विलेटर ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप दे रहे हैं, इसका मान लो कि डी हम लोगों ने बोल दिया यहाँ पर, तो फिर डी, तो एरिया हम लोग और क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए इंटू डी, दिस शुड बी इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए आ जाएगा 2/√3 इंटू डी। अब डी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो बस इसके ऊपर डाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, तो डी आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा। तो ए आ गया तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए इंटू डी, तो ए के जगह पे ये डाल दो 2/√3 इंटू डी और फिर डी का वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो यहाँ से आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। तो ये फिर से जब 3D पढ़ोगे तो वहाँ पर भी इस टाइप का जो है वो करना पड़ेगा। तो अभी अगर फार्मूला याद कर लोगे तो 3D में भी मतलब सेम ही फार्मूला होता है, बस वहाँ पर Z का जो एक अलग से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक मान लो लाइन है, एक पॉइंट है, तो इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ तो जो भी यहाँ पर का कोऑर्डिनेट आएगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, है ना। अब मैं परपेंडिकुलर के अलोंग ही अगर मैं जितना यहाँ से आया, मतलब जो भी डिस्टेंस यहाँ पर आया उतना ही डिस्टेंस अगर मैं नीचे जाऊँ तो जो भी पॉइंट आएगा उसको जो है इमेज कहते हैं। ठीक है, तो वो इमेज का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ये मान लो पी x1 y1 दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तब फिर ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए तो एक तो तरीका क्या है कि ये लाइन का स्लोप हमें पता है, तो ये लाइन का स्लोप हमें पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि ये -a/b है, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए? b/a।
ठीक है। तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सम लैम्डा लिख सकते हैं इक्वल टू 0, फिर ये पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो तो लैम्डा का वैल्यू वहाँ से आ जाएगा, तो ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर दो तो फिर ये क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक तरीका है। और फिर इसका अगर इमेज लेना है तो फिर बस इमेज जो होगा वो यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक है, और इमेज का और ये पॉइंट पी का ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो वहाँ से इमेज भी आ जाएगा। तो वो एक तरीका हो गया। लेकिन इसको और एक तरीका से देखते हैं, जो हम लोगों ने वो देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक या फिर पोलर फॉर्म, जो हम लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म देखा था उससे, है ना। तो उसको कैसे करेंगे कि ये लाइन जो है लाइन एल, इसका स्लोप हमें पता है माइनस ए बाई बी, तो ये जो पी क्यू है इसका स्लोप बी बाई ए आ जाएगा, तो टेन थीटा बी बाई ए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लाइन एक्स वन वाई वन पॉइंट पता है, इसके ऊपर इसका स्लोप हम लोग को पता है ना। तो हम लोग एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा फिर वाई वन प्लस आर साइन थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं कि मान लो कि क्यू का कोऑर्डिनेट जो है वो ये हो गया। अब क्यू इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो बस इसको यहाँ पर डाल दो, तो यहाँ से जो है आर का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आर जैसे ही आ गया तो बस क्यू का कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा कि एक्स टू जो है वो ये चीज़ है एक्स वन प्लस ए आर बाई दिस, वाई टू जो है वाई वन प्लस बी आर बाई दिस, तो आर के जगह पर जो है इसका वैल्यू जो है यहाँ पर डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख सकते हो कि एक्स टू माइनस एक्स वन बाई ए अगर हम लोग करेंगे तो आर यहाँ पर जो भी आया तो माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई टू माइनस वाई वन बाई बी, तो ये जो है आर का वैल्यू फिर यहाँ से डालो तो फिर से सेम चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं बस x कॉमा वाई बोलता हूँ, ठीक है, इसको बस मैं x कॉमा वाई बोल रहा हूँ, तो हम लोग इस फॉर्म में जो है इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कि x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये जो भी लाइन है यहाँ पर एक्स वन वाई वन को आप डाल दो डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। तो इसी को यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने लिखा है थोड़ा, तो ये फॉर्म अगर याद कर लोगे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ये पॉइंट अगर दिया हुआ है और फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो बस ये चीज़ लगाओ और फिर यहाँ से एक्स और वाई को कैलकुलेट कर लो तो फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जो भी लाइन का यहाँ पर है माइनस ऑफ यहाँ पर एक्स वन वाई वन डाल दो, है ना, फिर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है वो नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर याद कर लोगे ये फॉर्मूला, तो फिर जब 3D पढ़ोगे तो वहाँ पर भी सेम चीज़ आएगा, तो बस वहाँ पर z माइनस जेड वन बाई जो भी c और एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर सी जेड वन प्लस डी करके वो आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 3D में भी काफ़ी सिमिलर फार्मूला आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हम लोग कर सकते हैं। अब इसी में मान लो कि हम लोग को इमेज निकालना है इस पॉइंट का, अगर हम लोग को इमेज निकालना है तब फिर क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ, इसका इमेज का कोऑर्डिनेट को x बोल रहा हूँ, तो x प्लस एक्स वन बाई टू जो है x2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए था, है ना, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में अगर मैं इसको डाल दूँ x के जगह पर ये चीज़ x प्लस एक्स वन बाई टू, ठीक है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा फिर से x माइनस एक्स वन बाई टू ए वाई माइनस वाई वन बाई टू बी इज इक्वल टू दिस। तो सेम ही फॉर्मूला लेगा, बस यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सोचो तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर क्या करो कि पॉइंट दिया हुआ है तब फिर पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया तब फिर ये जो है ना, तो ये मिड पॉइंट होगा तो वहाँ से उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते। लेकिन डायरेक्टली अगर इस टाइप से याद रख लोगे तो काफ़ी आसान है। ठीक है, तो बस क्या करना है, पॉइंट दिया हुआ है, लाइन है, इमेज निकालना है, तो बस x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर ये जो लाइन का है, यहाँ पर एक्स वन वाई वन को डाल दो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस 4 माइनस 13 इन द लाइन दिस। तो ये लाइन दिया हुआ है 5x प्लस वाई प्लस सिक्स इक्वल टू 0 और फिर इमेज निकालना है। तो बस इमेज को मान लो मैंने x वाई बोल दिया, तो
x माइनस एक्स वन मतलब x माइनस फोर बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, तो वाई प्लस 13 बाई बी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स, अब बस यहाँ पर x1 y1 को डाल दो तो 5 टाइम्स 4, फिर माइनस 13 प्लस 6 डिवाइडेड बाई फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट मत लगा देना, तो 25 प्लस 1 26, तो x माइनस फोर बाई फाइव इज इक्वल टू दिस माइनस 1, तो यहाँ से x आ जाएगा, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा यहाँ से, तो ये p डैश जो है यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा। परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ अ पॉइंट का अगर याद कर लोगे फॉर्मूला तो फिर वो 3D में भी सेम काम आ जाएगा, ठीक है, सेम मतलब काफ़ी सिमिलर आ जाएगा। अब मान लो हमारे पास तीन लाइंस हैं, ठीक है, अगर तीन लाइंस कॉन्करेंट है मतलब क्या कि तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों के तीनों, ठीक है, तब फिर इसका एक कंडीशन होता है कि अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तब फिर क्या होगा, तो मान लो एक लाइन ये ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरा ये ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, और फिर तीसरा ये ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो। तो अगर ये कॉन्करेंट है तब फिर इसका जो कोएफिशिएंट्स है उसका इस टाइप से डिटर्मिनेंट बना दो, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, तो ये जो है ये ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ज़ीरो तब भी हो सकता है अगर तीनों इस टाइप से पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्करेंट है, उस केस में ये पैरेलल भी हो सकते हैं तीनों लाइंस, लेकिन अगर कॉन्करेंट है तब जो है ये चीज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो मान लो जैसे ये एग्जांपल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइंस दिस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट, तो सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ 3 8 2, फिर माइनस फोर माइनस 11 माइनस थ्री, फिर माइनस 13 माइनस 33 लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, और फिर बस ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो। तो आई होप इसको एक्सपेंड करना आपको आता होगा कि 3 टाइम्स माइनस 11 लैम्डा, फिर माइनस दिस, फिर माइनस मतलब ये प्लस 4 हो जाएगा टाइम्स 8 लैम्डा प्लस 66, फिर प्लस माइनस फिर से प्लस, तो माइनस 13 टाइम्स दिस माइनस दिस, ठीक है, तो इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो बोल दिया गया कि फैमिली ऑफ लाइंस विथ स्लोप वन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है इसका भी स्लोप वन है, ये जो लाइन है इसका भी स्लोप वन है, ये लाइन मतलब ऐसे बहुत सारे लाइन्स आ मतलब इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगे जिसका स्लोप वन है ना। तो उसका हम लोग इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, c जो है वो एक पैरामीटर है, तो जैसे जैसे c चेंज करते रहेंगे मतलब कि y इंटरसेप्ट चेंज करते रहो तो उसके हिसाब से जो है ये लाइंस चेंज होते रहेंगे, है ना। तो ये हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस बोल सकते हैं जिनका कि सबका स्लोप जो है वो वन है, ठीक है। तो अब जो फैमिली ऑफ लाइंस जिसमें हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो इस टाइप से हैं कि मान लो कोई भी दो लाइन दिया गया है, तो ये L1 है लाइन और फिर ये L2 है ये दूसरा लाइन, ठीक है। तो L1 इक्वल टू ज़ीरो है इसका इक्वेशन, L2 इक्वल टू ज़ीरो है इसका इक्वेशन। तो फिर ये जो भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से पास करने वाले तो बहुत सारे लाइंस हो जाएंगे, है ना। तो एक मान लो ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया एंड सो ऑन, इस टाइप से जो बहुत से मतलब एक ही पॉइंट अगर दिया है तो वहाँ से तो इन्फाइनेटली मैनी लाइंस पास करेंगे। तो ये जो पूरा फैमिली ऑफ लाइंस हो गया, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया। तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं ये सारे लाइंस का कि L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इससे जो लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये सारे लाइंस के इक्वेशन आ जाएंगे एक्सेप्ट ये L2 इक्वल टू ज़ीरो के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट ये L2 लाइन के ये सारा इक्वेशन जो है वो आ जाएगा। तो कैसे आएगा, अगर मैं लैम्डा को ज़ीरो डाल दूंगा तब फिर ये लाइन L1 का इक्वेशन आ जाएगा, फिर बाकी सारे लैम्डा वैल्यूज़ के लिए सब कुछ आ जाएगा लेकिन बस ये L2 का नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट मान लो इसके ऊपर लाई कर रहा है, तब फिर अगर हम लोगों ने उसको यहाँ पर डाला तब फिर वो सम 4 इक्वल टू ज़ीरो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो सब मैंने बोला उसको इग्नोर भी कर सकते हो समझ में नहीं आया तो, लेकिन बस ये समझ लेना। तो अगर L2 का भी लाना है तो लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, म्यू लैम्डा वन प्लस लेट्स से म्यू L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में अगर इस टाइप से लिखते हैं तो म्यू और लैम्डा के वैल्यू के लिए जो है, तो म्यू अगर ज़ीरो होगा, सॉरी लैम्डा अगर ज़ीरो होगा, म्यू अगर ज़ीरो होगा, लैम्डा अगर वन होगा, तो उसके लिए जो है L2 का इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा,
ठीक है। तो ये सब अभी मैंने जो भी बोला समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस समझना क्या है कि मान लो L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, तो ये दोनों के इंटरसेक्टिंग जो ये पॉइंट है इससे पास करने वाले जितने भी लाइंस हैं, तो वो सारे लाइंस का इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको कैसे सोच सकते हो कि अब ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, मतलब ये जो भी पॉइंट है तो ये L1 के ऊपर भी लाई कर रहा है, L2 के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो मतलब ये पॉइंट को जब हम लोग डालेंगे तो L1 भी जीरो हो जाएगा, L2 भी जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस टाइप से इक्वेशन लिख रहे हैं L1 प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा इसको, है ना, कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जितने भी लाइन्स हैं वो सबके ऊपर तो ये पॉइंट तो लाई कर रहा है ना, तो ये पॉइंट जो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद फिर कुछ कंडीशन दिया रहेगा कि मान लो स्लोप कुछ है ना, तो वहाँ से फिर लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो है, a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर जनरल इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स L1 एंड L2 इज गिवन बाय दिस L1 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इससे सारे लाइन आ जाएंगे, बस ये जो L2 वाला है ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट है, तो अगर कभी भी इस टाइप से आया फिर कुछ रखा यहाँ पर, फिर सम नॉन जीरो इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो फिर एक बार ये सोच लेना कि कहीं वो लाइन L2 तो नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड थ्रू पॉइंट -1,3। तो इसका निकालने का क्या तरीका है कि एक तो ये दोनों को सॉल्व करो, फिर पॉइंट आ गया, फिर वो पॉइंट और फिर ये पॉइंट से पास करने वाला लाइन जो है उसको लिख दो, तो वो एक तरीका है। लेकिन अच्छा तरीका क्या है कि लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू ज़ीरो, है ना, तो ये जो है ये हमारा लाइन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, ये जो है लाइन ये पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो बस यहाँ पर -1,3 को यहाँ पर डाल दो, तो फिर मतलब x के जगह पर -1, ठीक है, और फिर y के जगह पर 3, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो बस यहाँ से लैम्डा का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया, तो लैम्डा को यहाँ पर डाल दो, और फिर एक्स वाई में जो भी इक्वेशन आ गया वो हम लोग का रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, लेट दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन एज दिस। तो ये मान लो ए बी दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है यहाँ पर, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, और फिर सी ए दिया हुआ है 4x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें क्या बोला है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करो। तो ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सोचो इसके बारे में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से एल्टीट्यूड लेता हूँ, यहाँ से एल्टीट्यूड लेता हूँ, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो हम लोग का ऑर्थो सेंटर होगा, है ना। तो इसका लाइन हम लोग, ये जो इक्वेशन, इसका कैसे इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसके कैसे निकाल सकते हैं कि एक तो ये वाला लाइन हो गया, एक ये वाला लाइन हो गया, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। फिर ये लाइन है हम लोग को, तो इसका स्लोप पता है, तो इसका स्लोप आ जाएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा, तो फिर ये पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, इसका इक्वेशन आ गया। सिमिलरली इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। लेकिन सेम चीज़ को करने का और एक तरीका क्या हो गया कि ये लाइन है और फिर ये दूसरा लाइन है ना, ए बी और फिर ए सी। तो ये लाइन क्या है, ये जो ऑल्टीट्यूड आ रहा है ये क्या है, ये फैमिली ऑफ लाइन में ही बिलोंग करता है जो कि इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है ना। और इसका स्लोप जो है हमें पता है, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप जो भी है तो -1 टाइम्स इसका स्लोप। ठीक है, तो ए डी का स्लोप जो है 3 होना चाहिए, ठीक है, वो पता है। और ए डी का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि ये जो ए बी का इक्वेशन है वो प्लस सम लैम्डा टाइम्स ये ए सी का इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसका स्लोप हमें पता है, तो बस लैम्डा का, तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स वाई फिर -3 प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस बाई दिस इक्वल टू दिस 3। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, तो लैम्डा आ गया, तब फिर ए डी का इक्वेशन आ गया। सिमिलरली बी ई का इक्वेशन कैसे निकालेंगे कि बी का स्लोप हमें पता है ना, इसका स्लोप क्या है, ये जो ए सी है, तो -4/2, तो -2 है इसका स्लोप, तो फिर बी ई का स्लोप क्या होना चाहिए, 1/2, है ना। तो बी का स्लोप पता चल गया, तो बी का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि ये जो है बी इसका और इसका इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो 2x प्लस 4y माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस,
एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से फिर इसको लैम्डा के टर्म्स में लिखो, यहाँ से स्लोप को जो है इसके स्लोप के इक्वल कर दो, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो स्लोप को फिर से 1/2 कर दो, तो फिर से लैम्डा आ जाएगा, तो फिर आपके पास बी ई का इक्वेशन आ जाएगा। तो ए डी का इक्वेशन आ गया, बी का इक्वेशन आ गया, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, तो वहाँ से जो है ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, सो दैट द स्ट्रेट लाइन दिस एक्स टाइम्स ए प्लस टू बी प्लस वाई टाइम्स ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट को हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास इस टाइप से दिया हुआ है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में अगर हम लोग ले आएँ तब तो फिर ये L1 और L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगा। तो बस इसको हम लोग इस फॉर्म में लाने का देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि a को जो है एक साथ लिख दिया, a टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस वन आ जाएगा, यहाँ से बस ए एक्स आएगा, ए वाई आएगा, माइनस ए आएगा, तो a को कॉमन लेके एक्स प्लस वाई माइनस वन प्लस बी टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हो गया कि एक्स प्लस वाई माइनस वन प्लस बी बाई ए टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये लाइन L1 बोल सकते हैं, ये लाइन L2 बोल सकते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो है ये हमारा लाइन जो है पास करेगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है निकाल लो, दोनों को सॉल्व कर लो, तो वही जो पॉइंट है वो हमारा फिक्स पॉइंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मान लो ये दिया हुआ है, इफ़ ए बी सी आर इन एच पी, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी, देन दी स्ट्रेट लाइन x/a प्लस y/b प्लस 1/c इक्वल टू ज़ीरो ऑल्सो ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। तो जब भी इस टाइप से बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी इस टाइप में जो है कुछ ना कुछ लीनियर इक्वेशन आ रहा होगा। तो जैसे 1/a 1/b 1/c है, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2/b माइनस 1/a माइनस 1/c इक्वल टू ज़ीरो, या फिर माइनस 1/a प्लस 2/b माइनस 1/c इक्वल टू ज़ीरो। और फिर यहाँ पर जो भी दिया गया है वो क्या दिया है, x/a प्लस y/b प्लस 1/c इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो ये x और y में जो है अगर हम लोग -1 और फिर 2 को रखते हैं तब फिर सेटिस्फाई हो रहा है ना, क्योंकि ये दिया गया है कि ये ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये -1, 2 से तो पास कर ही रहा है, या फिर हम लोग को जो है टर्म को जो है वो हमेशा सेम बनाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर प्लस 1/c है तो इसको भी प्लस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो 1/a माइनस 2/b प्लस 1/c इक्वल टू ज़ीरो। तो अब अगर x की जगह 1 डालेंगे, y की जगह -2 डालेंगे, तब ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये 1, -2 से जो ये पास करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक वेरिएबल लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, प्रूव दैट दिस पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट गिवन दिस। तो जैसे ये बोल दिया गया कि 2a प्लस 5b इक्वल टू 3c, तो बस 2a प्लस 5b माइनस 3c इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस सी लाएंगे। तो प्लस सी लाने के लिए क्या करना होगा, -3 से यहाँ से डिवाइड कर दो, तो -2/3a माइनस 5/3b प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये लाइन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर x के जगह पर मैं -2/3 डाल दूँ, y की जगह पर -5/3 डाल दूँ, तब तो फिर ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो लाइन है ये पॉइंट से पास कर रहा है, -2/3 -5/3। तो जब भी इस टाइप से बोला जा रहा है कि लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो ए और बी ए बी सी में जो कुछ ना कुछ लीनियर इक्वेशन बन रहा होगा। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म वाले कोएफिशिएंट को या फिर कांस्टेंट टर्म को जो है सेम कर दो, फिर जो भी यहाँ पर x और y का जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा फिक्स पॉइंट है, वो हो जाएगा। तो प्रूव दैट द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2c इक्वल टू ज़ीरो पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट इफ़ दिस इज इन ए पी। तो फिर से क्या होगा कि इसमें जो लीनियर इक्वेशन कुछ आ जाएगा। तो 2ab 3c है इन ए पी, तो 2a प्लस 3c बाई 2 शुड बी इक्वल टू b, तो 2a प्लस 3c माइनस 2b इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर से यहाँ पर क्या है, 2c दिया हुआ है, तो 2c लाने का कोशिश करो, है ना। तो 2a माइनस 2b प्लस 3c है, तो फिर 2c कैसे आएगा कि अगर 3c दिया हुआ तो मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/3a माइनस 4/3b प्लस 2c इक्वल टू ज़ीरो। तो ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस 2y प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2c इक्वल टू ज़ीरो। तो x की जगह पर 4/3 डालेंगे, y की जगह पर -4/3 डालेंगे, तो ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि लाइन जो है इस पॉइंट से जो है पास करेगा ही, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग कर सकते हैं।
तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग लोकस को देखेंगे।